हेलो बच्चों हम लोग आज क्वेश्चंस लगाएंगे मिसलिनियस के, बेसिकली एग्जांपल्स लगाएंगे। और ये एग्जांपल्स एनसीईआरटी में जो गिवन है ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है जेईई मेंस वगैरह उनके लिए भी स्ट्रांगली हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक्सरसाइज के बाद का जो एग्जाम्पल रहता है मिसलिनियस से पहले वाला, तो एग्जाम्पल नंबर 42 देखिए गिवन है। क्या बोलता है? ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट P। एक कार जो है, यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, सॉल्व उधर करूँगा। एक कार हमारी P पॉइंट से स्टार्ट होती है एट ए टाइम t इज इक्वल टू 0। यहाँ पर टाइम इसका 0 है सेकेंड्स, एंड स्टॉप्स एट Q, और कहीं चलती होगी और कहाँ तक जाती होगी? Q तक। यहाँ पर ये रुक जाती है। रुक जाने का मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 है, यहाँ पर स्टॉप हो गई। द डिस्टेंस x इन मीटर्स कवर्ड बाई इट इन t सेकेंड्स इज गिवन बाई दिस वन। जो डिस्टेंस ये कवर करती है t, वो t का फंक्शन x t का फंक्शन है। फाइंड द टाइम टेकन बाई इट टू रीच q। q तक पहुंचने में कितना समय लगेगा हमको ये निकालना है। एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस, और पी क्यू के बीच की डिस्टेंस भी निकालनी है। चलिए साहब बिल्कुल निकालेंगे हम लोग। तो बात जो समझ में आई क्वेश्चन से उसको करना शुरू करते हैं। देखिए अब ये दे रखा है x इक्वल टू टी स्क्वायर 2t 2 माइनस टी बाई 3। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें dx बाई डी टी, तो dx बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी होती है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे और वेलोसिटी हमको क्या मिलेगी? dx बाई डी टी। क्यों कर रहे हैं वेलोसिटी लाने के लिए? क्योंकि q पर जब ये पहुंचती है तो इसकी वेलोसिटी 0 होती है, यानी यहां पर dx बाई डी टी जो कि v के बराबर है वो 0 होने वाला है। तो हम dx बाई डी टी निकालेंगे और उसको 0 के बराबर पुट करके वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि क्या कितने समय लगा, उसको समय कितना लगा। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले अंदर। तो ये x हमारा बन जाएगा, चलिए पहले लिख लेता हूं। तो x हमारी वैल्यू बन जाएगी, ज़्यादा आसान हो जाएगा, 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3। अब आपने निकाला dx बाई डी टी जो कि v होने वाला है, आप जानते ही हैं। इसका डिफरेंशिएशन होगा t स्क्वायर को तो आ जाएगा 4t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 3t स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा कैंसिल। अब जब एट q हमारा क्या है? वेलोसिटी 0, क्योंकि रुक जाती है कार, स्टॉप हो जाती है। तो dx v को 0 पुट कर दो, तो हम dx बाई डी टी को जो कि v है इसको हम इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहां से हमने 4t माइनस टी स्क्वायर को 0 के बराबर पुट कर दिया। यहाँ से फैक्टर ले लीजिए, t कॉमन आ जाएगा, 4 माइनस टी इज इक्वल टू 0। दो वैल्यू आती दिख रही है, t बराबर 0 और t इज इक्वल टू 4। तो t बराबर 0 का मतलब है जब ये स्टार्ट करती थी चलना तब p पे थी, तब इसकी वेलोसिटी 0 थी, और साथ में जब t इज इक्वल टू 4 पर पहुंची तो फिर से वेलोसिटी 0 है। तो अब इसने पूछा था फाइंड द टाइम टेकन बाई इट टू रीच q, ये पहला आंसर आ जाता है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ये हमारा आंसर नंबर 1 है कि उसको 4 सेकेंड लगेंगे P से Q तक पहुंचने में। बिल्कुल क्लैरिटी दिख रही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब दूसरी पार्ट जो उन्होंने पूछा कि भाई डिस्टेंस बता दो PQ, तो बता देंगे। तो PQ क्या है? PQ तो x का ही x डिस्टेंस है, और किस टाइम पे निकालना है? टाइम t इज इक्वल टू 4 पर। तो इस फंक्शन में t इज इक्वल टू 4 पुट कर दीजिए। तो 4 देखिए वैल्यू डाल दी, 4 स्क्वायर 2 माइनस 4 बाई 3। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 16 एलसीएम 3 हो गया, 3 2 6 माइनस 4, यहाँ आगे बढ़े 16 और ये आ जाएगा 2 बाई 3। कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो ये वैल्यू हो गई 32 बाई 3 मीटर। ये आपका आंसर नंबर 2 हो गया। तो पहला आंसर यहाँ से मिला, समय t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, और दूसरा PQ के बीच का डिस्टेंस कितना है? 32 बाई 3 मीटर। इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं, बिल्कुल क्लैरिटी है। उम्मीद है आप पूरी बात पकड़ पाए होंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 43। तो 43 क्या बोलता है? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आ भी चुका है और कभी भी दोबारा भी आ सकता है, कंपटीशन के लिए भी अच्छा रहता है। लिखा है वाटर टैंक हैज़ द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन। ये राइट सर्कुलर कोन मैंने बनाया, इस तरह का वाटर टैंक है, यानी इसके अंदर इधर पानी भर सकते हैं आप। कोन विथ इट्स एक्सेस वर्टिकल, इसकी जो एक्सेस है ये वर्टिकल है, एंड वर्टेक्स लोअर मोस्ट, और इसका जो ये वर्टेक्स बोलते हो ये लोअर मोस्ट है, सबसे नीचे है।
इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज 10 इनवर्स 0.5। सेमी वर्टिकल एंगल के बारे में इस चैप्टर में डिस्कशन कर चुके हैं, इसे बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, और इसकी वैल्यू दे रखी है, यहां पर लिख लेता हूं, अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0.5। अगर चाहें तो इसको 10 अल्फा इज इक्वल टू 0.5 लिख सकते हैं, और 0.5 1/2 के बराबर होता है। तो ये जानकारी, इंफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन हमको दे चुका है, ठीक है। वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 5 मीटर क्यूब पर आवर। इसमें पानी डाला जा रहा है, इधर से आप वाटर डाल रहे हैं, जब वाटर डालेंगे तो भरना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए भरते भरते कहाँ पहुंच गया, इतना पानी इसमें भर गया, ये पानी है, ठीक है। और जिस समय ये किसी इंस्टेंट पे वैल्यू है, उस इंस्टेंट पर इसकी जो हाइट है वो स्मॉल h है, और इसकी जो रेडियस है पानी की, जो पानी का कोन है, वाटर कोन, इसकी स्मॉल r मान लेते हैं। बड़े वाले कोन का जो टैंक था उसका रेडियस कैपिटल R मान लिया है, और बड़ी हाइट यानी कोन की जो हाइट है वो कैपिटल H मान ली है। ये जानकारी हमने ले ली है। अब इसने क्या बोला है कि कितनी तेज, किस रेट से पानी यहाँ पे डाला जाता है। वो पानी डालने का रेट है 5 मीटर क्यूब पर आवर। ये वॉल्यूम है, देखिए, तो dV/dt जो पानी डालने का रेट है वो कितना है, 5 मीटर क्यूब पर आवर। ये जानकारी आपको और प्रोवाइड कर दी गई, dV/dt। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग। अब हमारा ये जो पानी जब डालोगे तो पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। तो ये कह रहा है कि किस रेट से ये लेवल बढ़ रहा है, जब हमारा पानी का डेप्थ या पानी की हाइट, डेप्थ, वो 4 मीटर हो, यहां से यहां तक जब वो 4 मीटर हो, तो h को हाइट बढ़ने का रेट क्या है। हाइट बढ़ने के रेट से मतलब होता है, उधर बात करते हैं, हाइट बढ़ने का रेट से इसका मतलब है कि निकालना क्या है, कि हमको निकालना है dH/dt। कहां पे निकालना है, जब हमारा हाइट हमारा 4 मीटर हो, ये पता करना है। तो पहले तो क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन हमको इंफॉर्मेशन दे क्या रहा है और हमसे चाहता क्या है, तब हम कर पाएंगे। तो ये हम लोगों ने इसकी कहानी समझ ली, अपना डायग्राम बना लिया, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहां पर इस इंफॉर्मेशन से आप बात करो, तो इस बड़े ट्रायंगल में नाम लिख दो, चाहे तो OAB, और इसको CD कह देते हैं, ठीक है। अब आप देखिए 10 अल्फा अगर लेने जाएं, जो कि 10 अल्फा की वैल्यू हाफ के बराबर थी, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये ट्रायंगल देखिए OAB, ये 90 है ना, तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। तो परपेंडिकुलर क्या लिख सकते हो, समझ में रहे होगे, परपेंडिकुलर है हमारा कैपिटल R और बेस है कैपिटल H। अब इसके लिए देखो तो एंगल तो वही इसके लिए भी है, तो इसका भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं, पानी वाले का जो कोण है, तो ये हो जाएगा स्मॉल r अपॉन स्मॉल h। तो ये स्मॉल r अपॉन स्मॉल h, ठीक, ये वैल्यू हमको पता चल गई। यानी किसी भी इंस्टेंट पर कभी भी जो पानी का कोण बनेगा, उसका रेडियस और उसकी हाइट के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी, यहां से देखिए तो h इज इक्वल टू 2r के बराबर, 1/2 इज इक्वल टू r/h, h का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2r, h इज इक्वल टू 2r के बराबर ये रिलेशनशिप मेंटेन करेगा, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये जानकारी भी हमको मिल गई। अब शुरू करते हैं हम लोग वॉल्यूम का किस्सा, क्योंकि वॉल्यूम का रेट मालूम है तो वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम कितना है भी, पानी जो कोन, वाटर कोन है, उसका वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला जानते हैं, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये r और h कैसे लिखा है, इस पानी वाले कोन के लिए। ये फॉर्मूला हमारा कोन का है, पानी का कोन जो बना हुआ है। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि dV/dt गिवन है देखो। तो यहां पर t के रेस्पेक्ट में जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, और डिफरेंशिएट करने से पहले क्या करते हैं, इसको सिंगल वैल्यू फंक्शन में ले आते हैं। अभी दो वेरिएबल देखिए घूम रहा है हमारे पास, है ना, और dH/dt निकालना है हमको, ये भी देखिए dH/dt निकालना है, तो r को गायब कर देते हैं, जिससे हमारा तुरंत ही सवाल हो जाए। तो यहां पर हम लिख देते हैं r इज इक्वल टू h/2। यहां से समझ पाए होंगे, ये वैल्यू इसमें डाल दो, तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई, इस r की जगह h/2 का स्क्वायर इंटू h। फर्स्ट क्लास, कोई समस्या की बात नहीं दिखती यहां तक, ठीक है। आगे चलो, तो v इज इक्वल टू 1/3
पाई तो रहेगा ही रहेगा, और ये हो गया स्क्वायर तो हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 4। हर स्टेप लिख देता हूँ, उम्मीद है कि वहाँ तक जगह अपने को मिल जाएगी। तो v इज इक्वल टू 1/12 पाई h क्यूब। ये हमारा फंक्शन देखिए h में बन गया ना, r गायब हो गया। अब डिफरेंशिएट कर दो। अब इसको क्या किया, dv अपॉन dt कर दिया। जब dv अपॉन dt कर दोगे तो 1/12 पाई तो कांस्टेंट है, और साथ में आ जाएगा 3h स्क्वायर, और साथ में dh/dt। ये वैल्यू हमारी बन गई। अब इस सिचुएशन में देखिए क्या है कि कुछ कैंसिलेशन वगैरह होगा, वो भी रख देते हैं हम। और हमको पता है dv/dt की वैल्यू, dv/dt बोल रहा है कांस्टेंट रेट है 5, तो dv/dt की वैल्यू हमने लिख दी 5। आगे चले तो 3 4 जा 12, तो वैल्यू आ गई पाई h स्क्वायर अपॉन 4 dh अपॉन dt। ये भी आप समझ गए होंगे सुंदर तरीके से। अब dh अपॉन dt निकाल लेते हैं, बाकी वैल्यू इधर, तो 5 4 जा 20 अपॉन पाई h स्क्वायर। ठीक, अभी dh/dt कहाँ पर चाहिए था, h इक्वल टू 4 पे चाहिए था, तो dh/dt में हम लोग h इक्वल टू 4 की वैल्यू पुट कर दीजिए साहब, और कुछ नहीं करना आपको। तो 20 पाई लिखा और h का स्क्वायर यानी 16। अब कैंसिल कर दो, 4 से जा रहा है, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16। ये वैल्यू कितनी आ गई, 5 अपॉन 4 पाई। ये आंसर आ गया कि क्या रेट है, हाइट है, तो मीटर में दिया है ना, हाँ, मीटर पर आवर। इस स्पीड से ये बढ़ेगा 5 अपॉन 4 पाई, इसका जो लेवल ऑफ द वाटर है। और इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब ये जो आंसर है, इसमें बुक में पाई की वैल्यू भी पुट कर दी, तो आप पुट कर दीजिए। मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो। तो 5 अपॉन 4 पाई, और पाई की वैल्यू पुट कर दिए 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 35, और नीचे आ जाएगा 88। तो 35 अपॉन 88 मीटर पर आवर इज द फाइनल आंसर आप कह सकते हैं। ये भी करेक्ट है, पाई के टर्म में जो लिखा है, और ये बुक में दिया इसलिए आपको दिखा दिया। इस तरीके से एक अच्छा सवाल, ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से इसको 2 बार वीडियो देखिए। ये काम का है, आगे के भी काम का है और अभी के भी काम का है। तो चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं हम लोग। तो बच्चों क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 44 देखते हैं हम लोग। ये भी एक अच्छा सवाल है। बोलता है ए मैन ऑफ हाइट 2 meters वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। एक बंदा है जिसकी हाइट 2 मीटर है और 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वॉक करता है अवे फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट। देखिए ये लैम्प पोस्ट बना दिया ए बी इज द लैम्प पोस्ट, और ये जो बंदा है एम एन वो किसी इंस्टेंट पर यहाँ पर है, लैम्प पोस्ट से किसी डिस्टेंस x डिस्टेंस पर है लैम्प पोस्ट से, और ये भाग किधर रहा है, ये इस तरफ भाग रहा है, और इसके भागने की स्पीड कितनी दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर ये डिस्टेंस x है और इधर जा रहा है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमें दे रखा है dx/dt की वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर। यही तो हुआ, ये वेलोसिटी हो गई इसकी, समझो ये वेलोसिटी दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छी बात। साथ में 2 मीटर का बंदा था तो 2 मीटर इसकी हाइट हो गई एम एन की। एंड लैम्प पोस्ट की हाइट कितनी है 6 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 6 मीटर हाइट हो गई लैम्प पोस्ट की। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ ए शैडो इंक्रीजेस। अब बंदा यहाँ जब खड़ा होगा एम एन पर, ये लैम्प पोस्ट है, यहाँ पे लाइट जल रही होगी, यहाँ पे लाइट जल रही होगी, तो इससे जो शैडो बनेगी सीधी बनती है, तो ये शैडो होगी एम एन। एम एन क्या है हमारी शैडो। उस शैडो की लेंथ किसी इंस्टेंट टी पर हमने एस लेट कर ली है कि शैडो हमारे पास एस की है। किसी इंस्टेंट पे जब ये एक्स डिस्टेंस दूर था लैम्प पोस्ट से, तो उसकी शैडो की लेंथ कितनी लंबी शैडो थी वो एस है। और जानना क्या है, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ ए शैडो इंक्रीजेस। हमें ds/dt निकालना है कि ये कितनी रेट से ये बढ़ रही, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये सवाल हमें समझ में आ गया, क्या क्या जानकारी दी थी वो लिख ली हम लोगों ने, बहुत अच्छी बात। अब इसमें ये लैम्प पोस्ट है, ये बंदा है। अब ये ट्रायंगल देखिए, यहाँ पे लिख भी दिया MSN, ये ट्रायंगल, और ये बड़ा वाला ASB, ये एंगल सेम है, ये 90 है, ये 90 है, तीसरा अपने आप बराबर। तो दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हो गए बेटा, सिमिलर ट्रायंगल्स।
अगर सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शनेट होती हैं, ये हम जानते हैं। तो MS ये छोटे वाली की साइड अपॉन AS बड़े वाली की साइड, फिर MN छोटे वाले की साइड और ये AB बड़े वाले की साइड। जो वैल्यू पता है वो भी पुट कर देंगे हम लोग। अब बात करते हैं MS की। तो MS क्या है? MS है हमारा S। AS क्या है? AS पूरा। तो पूरा AS हमारा है x प्लस S। अभी हम लोग एलिमिनेट कर लेंगे जो हमें चीजें पता चलेंगी। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं। MN की बात करते हैं तो MN आ गया 2 और AB आ गया 6। ये हमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गई x और S के बीच की। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6S इज इक्वल टू 2x प्लस 2S। अब 2S इधर ले आओगे तो आ जाएगा 4S इज इक्वल टू 2x। 2 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 2S इज इक्वल टू x। ये देखिए बढ़िया सी सरल सी रिलेशनशिप आ गई। और कितना आसान सवाल हो गया अब कि हमको dx/dt दे रखा है तो उसको डिफरेंशिएट कर दो बिना देर किए हुए। अब इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया dx/dt t के रेस्पेक्ट में, और 2 कांस्टेंट था, ये आ गया ds/dt। dx/dt की वैल्यू दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। हमको पूछा था ds/dt, तो ds/dt क्या हो गया? 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो गया साहब, खत्म हो गई बात। 3 लाइन का सवाल था, अगर समझ लिया आपने तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। 2.5 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आएगा। उम्मीद है इसको आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो बच्चों हम लोग एग्जांपल नंबर 45 देखते हैं। इसमें बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y। ये भी पैराबोला है, पहचान रहे होंगे। विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1,2। अब ऐसा नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है इस कर्व के जो कि 1,2 से पास हो रही हो। आप समझ पा रहे हैं? अगर इसको थोड़ा सा और समझाने का प्रयास मैं करूं तो इस तरह का आप जो पैराबोला बनाते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x बनाते थे, इस टाइप का पैराबोला, और ये बनाएंगे x स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो कुछ समझ लेते हैं, ये पैराबोलिक स्ट्रक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप है ना, इस तरह का पैराबोला बना देते हैं। इसका इस तरह का पैराबोला होगा। अगर ये कर्व नहीं मालूम तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं तो समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। 0 0 से पास हो रहा है तो 0 0 पे इसमें वर्टेक्स वगैरह कर दिया, एक समझाने के लिए रफ फिगर। अब इसके ऊपर कोई 1,2 देखिए तो 1 और 2 यहां कहीं पॉइंट होगा, इसके ऊपर तो फॉल कर नहीं रहा है। 1 डाला x का तो ये y नहीं आ रहा, इसके ऊपर नहीं आ रहा है, तो कहीं पर पॉइंट होगा। मान लेते हैं 1,2 यहां कहीं पॉइंट होगा। तो हमें ऐसा टेंजेंट निकालना है, सपोज करिए यहां से कि ऐसी लाइन जाए जिसको टच करती हुई जाए। समझाने के लिए बता रहा हूं बस आपको। तो जो टच भी करे, ये पॉइंट हमको नहीं दिया है, कर्व पर ये लाइन कहां टच कर रही है ये नहीं दिया है, लेकिन एक कंडीशन फिक्स कर दी है कि 1,2 से इसको पास होना होगा इस लाइन को। तो कर्व पर पड़ने वाला जो पॉइंट है इसको हम h, k एज्यूम कर लेते हैं, जिससे हमारा सिस्टम वर्किंग इजी हो जाए, हम समझ के आसानी से कर पाए। आप समझ गए होंगे। तो हमने h, k पॉइंट माना है जो कि कर्व के ऊपर है। अगर h, k जहां पर हम टेंजेंट खींचेंगे जो 1,2 से पास होगी, तो h, k अगर हमारा कर्व के ऊपर है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आ जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 4k। ये रिलेशनशिप आगे इस्तेमाल होगी, ये अपने साथ रख लेते हैं। अब हमें स्लोप निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है नॉर्मल का। तो आप जानते हैं डिवाइड बाई dx करते हैं पहले हम लोग, उसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। 4 डिवाइड बाई dx और इसकी वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर की 2x। अब आप जानते हैं कि डिवाइड बाई dx क्या आ गया, डिवाइड बाई dx आ गया 2 2 जा 4, तो ये हो गई वैल्यू x/2। ये तो हमारा जो स्लोप होता था, आपको याद है कि ग्रेडियंट या स्लोप ऑफ टेंजेंट था, हमें चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो ये भी आपने खूब सवाल ऐसे किए हैं, फिर भी आपको याद दिला देते हैं कि नॉर्मल के स्लोप में और टेंजेंट के स्लोप में m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है, क्योंकि दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर। टेंजेंट है, ये नॉर्मल हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, तो बेसिकली ये टेंजेंट जो है, टेंजेंट नहीं निकालनी है, ये नॉर्मल 1,2 से जाना चाहिए। तो 1,2 ये फिगर ऐसे ना समझिए, इस फिगर को 1,2 कहीं यहां बना लीजिए आप, 1,2
नॉर्मल को जाना था, नॉर्मल की बात कर रहा है, वो टेंजेंट का बताया था। तो हमको एक ऐसी लाइन नॉर्मल चाहिए जो 1,2 से जा रही हो। ठीक, आगे पकड़ते हैं, बात को समझते हैं। अब m1 m2 -1 है तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, नॉर्मल का ग्रेडियंट या स्लोप क्या हो जाएगा, -1/mt, और mt यहाँ से फाइंड किए हुए हैं तो माइनस लिखा, 1/mt की वैल्यू x/2 है तो ये x/2 डालोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। ये वैल्यू हो गई स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब किस पॉइंट पे h, के कर्व के पॉइंट माना है आपने, तो इसके लिए h, k पे क्या स्लोप है, किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, h, k के लिए, तो k वाली सिचुएशन है नहीं तो 2/h हो जाएगी, दैट इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अब स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकल आई है और साथ में h के पॉइंट हमको मालूम है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म निकाल के नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला हुआ करता था, y - y1 = mx - x1। ये नॉर्मल है तो नॉर्मल की कहानी कही जा रही है। तो y लिखा, y1 क्या है, k, h के पॉइंट्स मान रखे हैं आपने, h, k पॉइंट्स मान रखे हैं, तो k हो गया y1, स्लोप ऑफ नॉर्मल विच इज -2/h, x - x1 इज दिस h। ये क्या है, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है जो कि h, k से पास होती है इस कर्व वाले पॉइंट से। पकड़ में आ रही है बात। अब ये h, k जो है ये कहां से जानी चाहिए, 1,2 से भी जानी चाहिए, इसने बोल रखा है। तो ये 1,2 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आप क्या करिए 1,2 सेटिस्फाई करा दीजिए। तो y की जगह लिख दीजिए 2 और x की जगह डाल देंगे 1, 2/h, x की जगह डाल दिया 1, ये इक्वेशन बन गई। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इस रिलेशन और इस रिलेशन से हमें शायद h और k की वैल्यू मिल जाएगी और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपके हाथ में होगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि और आगे क्या वर्किंग की जा सकती है। तो इसको मल्टीप्लाई किया आपने यहाँ पर, तो उम्मीद है सब सही लिखा हुआ है, तो 2h - hk - 2 + 2h, ये 2h प्लस 2h आ गया और यहाँ भी 2h था, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ गई hk = 2। एक रिलेशन hk = 2 और दूसरा हमारे पास ये साथ में है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, h की जगह k 4k पुट कर देते हैं, h² k की जगह पुट कर दो, तो k की जगह आप लिख सकते हो h²/4 k की जगह, तो h लिखा और k की जगह वैल्यू पुट कर दी h²/4 विच इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया h³ = 8 दिख रहा है, तो h कितना हो गया 2, h की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2। अब h अगर 2 है तो k भी निकल आएगा, h k के बीच में रिलेशनशिप यहाँ से पता ही है हमको, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, h अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर, इस वाली रिलेशनशिप को इस्तेमाल कर रहे हैं, = 4k, तो 4 = 4k, देन k = 1। तो हमारे पॉइंट क्या हो गए, h, k यानी 2,1। किस पॉइंट से ये नॉर्मल जा रही है, h, k हम लोगों ने ढूंढ निकाला 2,1, बस इस पॉइंट को यहाँ पे सेटिस्फाई करा दो इस वाली इक्वेशन में। ये देखिए इसमें पुट h और k डाल देंगे तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल आएगी, डाल देते हैं। तो यहीं पे लिख देते हैं y - k की जगह 1 -1 = -2 और h की जगह 2, फिर लिखा x और h की जगह अगेन 2, तो ये 2 कट के -1 हो गया, देखिए -1 और x -2, सिंप्लीफाई कर लीजिए, y - 1 = -x + 2, देख पा रहे हैं आप। अब इस सबको एक तरफ ले आओ तो x + y, और अगर आप -1 को इसके साथ रखेंगे तो 3, और ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई और ये आंसर आ गया। एक लॉजिकल वे में चलेंगे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आसानी से आप समझ पाएंगे। तो ये डायग्राम से थोड़ा मैंने समझाने की कोशिश की थी, उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से आप पकड़ पाए होंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 46, और एग्जाम्पल 46 क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व। कर्व की वैल्यू दी है y = cos x + y, और x का क्लोज्ड इंटरवल में वैल्यू है -2π से 2π तक, और दैट आर पैरेलल टू x + 2y = 0। हमें वो टेंजेंट निकालनी है इस कर्व पर जो इसके पैरेलल हो,
और इस इंटरवल की कहानी को भी फॉलो करती हूँ। तो चलिए इन सवालों को देखते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो पहले देखते हैं, टेंजेंट इसके पैरेलल है तो उसका स्लोप इसके बराबर होगा। जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका स्लोप क्या है, x 2y को एक तरफ कर लीजिए तो 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स, यानी y इज इक्वल टू माइनस हाफ एक्स, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो गया, माइनस हाफ। ये एक पहली जानकारी तो हमको मिल गई कि इसका स्लोप टेंजेंट का कितना हो रहा है, माइनस हाफ। अब इस स्लोप के लिए इस कर्व को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy बाई dx। ये भी तो स्लोप होगा, तो dy बाई dx कर दो। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप चैन रूल इस्तेमाल कर लो, x प्लस वाई कॉस x प्लस वाई, फिर आ जाओ d अपॉन dx x प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर आ गए तो आ गया dy बाई dx, यहाँ आ जाओगे तो आ जाएगा माइनस साइन x प्लस वाई, यहाँ डिफरेंशिएट करोगे तो x का 1 और इसका हो जाएगा dy बाई dx। ये वैल्यू मिल गई। अब इसे dy बाई dx लेना है आपको, तो dy बाई dx लेने में देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करके जब dy बाई dx लोगे तो इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन x प्लस वाई, और जब माइनस साइन x प्लस वाई को इधर मल्टीप्लाई करोगे dy बाई dx से तो माइनस के साथ आएगा, इसको इधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, और dy बाई dx कॉमन ले लो तो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा 1 प्लस इसका वाला 1 बचेगा, ये प्लस हो चुका, प्लस साइन x प्लस वाई। ये हमारी dy बाई dx की वैल्यू आई। अब ये dy बाई dx किसके बराबर होना चाहिए, ये स्लोप दिया था माइनस हाफ, तो ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए हमारी किसकी, माइनस हाफ की। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या वैल्यू निकलने वाली है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू हो जाती है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, देखिए 2 से किया तो आ गया 2 साइन x प्लस वाई, इधर मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1 प्लस साइन x प्लस वाई। ये इक्वेशन आ गई। ये साइन x प्लस वाई इधर जाएगा तो 2 साइन x प्लस वाई में से एक कम हो गया तो वैल्यू बची साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन बन जाती है, साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा वाली। 11th क्लास में आपने पढ़ाई की थी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस की। अब इस 1 को आप लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के हिसाब से x प्लस वाई इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और अल्फा इज पाई बाई 2, जहां पर n कोई इंटीजर को बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, आपको 11th क्लास में आपने पढ़ी थी, वो इस्तेमाल किया गया है। ये जब साइन थीटा, मैं लिख दूं यहाँ पर याद दिलाने के लिए, जब साइन थीटा और साइन अल्फा बराबर हुआ करते थे तो फॉर्मूला लगता था थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये होता ही था। ये फॉर्मूला लगाया है या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लगाई है, तो ये याद थोड़ी ताज़ा आपको रखनी होगी, इसका यूज़ कर लिया हम लोगों ने। अच्छा, बहुत अच्छी बात, यहाँ पहुँच गए हम लोग। अब ये x प्लस वाई की वैल्यू मिल रही है। अब इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, इस इक्वेशन में y लिखा, cos लिखा, और cos के अंदर x प्लस वाई, ये जो वैल्यू पूरी थी, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू इसके अंदर डाल दीजिए आप, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 2, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब क्या आप देखेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, इसमें n की कोई भी वैल्यू देंगे तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 मिलने वाला है। कैसे मालूम है, देखिए बिना रखे ही कैसे हमको मालूम है, क्योंकि ये x प्लस वाई दे रहा था 1, तो ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ, ये क्या देना चाहिए इसको, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 आ रही थी। अब यहाँ रख के चाहो तो आप देख लो, ये ऑड मल्टीपल्स पाई बाई 2 मिलेगा। n 0 रखोगे, जब n मान लीजिए आपने 0 रखा, तो 0 रखोगे तो आ जाएगा पाई बाई 2। देखिए ऑड मल्टीपल की बात कर रहे हैं। n अगर आपने 1 रखा, दिखा रहा हूँ आपको केवल, तो ये आ जाएगा पाई, 1 रखने पर ये आ जाएगा माइनस पाई बाई 2, तो फिर से आ गया आपका पाई बाई 2। n की वैल्यू आप 2 डाल दो, तो 2 डालोगे तो आ जाएगा 2 पाई, ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो प्लस पाई बाई 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 2। अब इसी तरह अगर माइनस 1 डाल दो तो भी आपको सारी वैल्यूज क्या मिलेंगी, इसी तरह मिलती चली जाएंगी आपको सारी वैल्यूज। तो एन पाई मतलब माइनस पाई आ जाएगा, यहाँ आप डालोगे तो 1 अपॉन पाई, माइनस में फिर जाएगा पाई बाई 2,
और ये हो जाएगा -3π/2। तो आप क्या देख पा रहे हैं इससे कि ये π/2 के ऑड मल्टीपल्स, चाहे वो प्लस में चले या माइनस में चले, और π/2 के ऑड मल्टीपल्स का मतलब है कि या तो आप यहाँ पहुँचेंगे या ऑड मल्टीपल्स में इस लाइन पे पहुँचेंगे। इन दोनों ही लाइनों पर हमारा कॉस कितना होता है? 0। ठीक, ये बताने की चाहते, तो इसको मैं हटा देता हूँ, समझाने के लिए बात बताइए आपको। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? y = 0। क्यों? क्योंकि ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो हमको y = 0 मिल गया। अब अगर हमें पॉइंट चाहिए बेटा, तो y = 0 के साथ x भी चाहिए, तो इस y = 0 को इसमें पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन में। जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी? y तो 0 हो चुका है, n π प्लस -1 की पावर n π/2, जहां n बिलोंग करता है इंटीजर्स को। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब x का तो कंडीशन दे रखा है कि इसी के अंदर वाली लेनी है, तो अगर आप पुट करनी शुरू करें वैल्यू, जैसे n = -3 पुट कर दें, सपोज दिखा रहा हूं आपको, तो देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी। यहां आ जाएगा -3π, यहां डालेंगे -3 तो माइनस बाहर जाएगा, तो -π/2 हो जाएगा 5, और ये -3π आ जाएगा, ये देंगे ना, 3 2 6 आ जाएगा, 6 में एक जोड़ेंगे तो -7π/2 आ जाएगा। 7π/2 हम नहीं ले सकते क्योंकि ये 2π के बाहर चला गया है। π/2 के 7 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 90, ये 2π से बहुत बाहर चला गया है। π/2 को 7 टाइम्स लिया जा रहा है, 7 टाइम्स, तो ये 2π से बाहर चला जाता है, क्योंकि π/2 को 7 बार लेने का मतलब क्या है? ये एंगल कितना हो गया? 90 × 7, 7 9 63, 630, और ये एंगल कितना है? 2π 360। आप समझ पा रहे होंगे। तो ये एंगल हमारा आउट ऑफ द रेंज है, इसके बाहर है। अब यहाँ n की वैल्यू पुट कर दीजिए -2। अब -2 पुट करोगे तो यहाँ आ जाएगा -2π, यहाँ करोगे -2 तो ये प्लस हो जाएगा +π/2। वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? आप डालिए तो 2 डाला तो -4π + π, तो -3π/2 वैल्यू मिली। अभी -3π/2 इस इंटरवल के अंदर है, -270 है ये, तो ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल वैल्यू है। फिर n की वैल्यू -1 डाल के देख लीजिए आप, -1 डालोगे तो आ जाएगा -π, और यहाँ माइनस डालोगे तो माइनस मिलेगा -π/2। फिर से हमको वैल्यू क्या मिल रही है? -3π/2। ये एक्सेप्टेबल थी ही ऊपर, कोई बात नहीं, n की वैल्यू 0 डाल देते हैं। n की वैल्यू 0 डालोगे, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 1 मतलब, और ये π/2 आ जाएगा। π/2 एक्सेप्टेबल वैल्यू है हमारी, क्योंकि इस रेंज के अंदर फॉल कर रही है। अब n की वैल्यू 1 डाल देते हैं, निगेटिव से शुरू हुए थे ना, ऐसे बहुत ज़्यादा चेक नहीं करना, आपको वहाँ तक चेक करना रहता जो इंटरवल बाहर पड़े। n = -3, मुझे अंदाज़ा था कि ये बाहर जाएगी, इसलिए लिखी आपको दिखाने के लिए। अब n = -4 रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि n = -3 ही जब बाहर है तो n = -4 पे तो बाहर होगा ही होगा। तो n = 1 रखते हैं, 1 रखोगे बेटा तो आ जाएगा π, और यहाँ वैल्यू रखी तो -π/2 लिख दोगे, तो π -π/2 फिर से π/2 आ जाएगा, एक्सेप्टेबल है। और n की वैल्यू फिर 2 रख दीजिए आप, तो n की वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं तो देखिए क्या आता है, ये 2 आ जाएगा 2π, दिखाने के लिए आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और ये हो जाएगा +π/2। देख पा रहे हैं ना, 2² आ जाएगा तो π/2, तो ये बनेगा 4 1 5 π/2। अब 5π/2 एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि π/2 का मतलब 90 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 450 आ जाएगा 450, और कहानी कहाँ तक लेनी है? 360 तक। तो हमारी जो वैल्यूज मिली, देखिए आपको निकाल के इसलिए दिखाया, एक्सेप्टेबल वैल्यूज मिली -3π/2, और दूसरी एक्सेप्टेबल वैल्यू मिली π/2, और साथ में y 0 था ही। तो ये हमको वैल्यूज प्रोवाइड की हैं, बाकी ये वर्किंग इसलिए दिखाई कि आप अच्छे से पकड़ पाएं। तो पॉइंट्स कौन से हो गए? एक ले लो -3π/2, 0 इसके साथ ये वाला, और दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो? x, y, ये 2 पॉइंट्स मिल गए, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 2 होगी। इक्वेशन की वैल्यू आप जानती हैं, y - y1 = m, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ग्रेडियंट और पॉइंट फॉर्म। अब लगा दो यहाँ पर, इसके लिए लगा देते हैं, तो y - y1 का मतलब 0, m कितना था? तो m था -½ ये हो गया -½ x - x1 था -3π/2, रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3π/2, ये वैल्यू बन जाएगी। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गया 2y
और माइनस एक्स माइनस 3π/2 एक तरफ ले लो, तो x प्लस 2y, और माइनस को इधर ले जाना चाहते हो तो प्लस 3π/2 कर दो। एक इक्वेशन हमारी बन गई है। दूसरे के लिए आ जाओ, y माइनस y1, y1 क्या था हमारा 0, m क्या है माइनस हाफ, x माइनस x1 क्या है π/2, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस x प्लस π/2, तो ये वैल्यू हो गई x प्लस 2y इज इक्वल टू π/2। ये आपके दो आंसर्स आ गए, ये आंसर्स हैं। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, तो आपको आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपका बोर्ड की भी प्रिपरेशन होगी, जेई मेंस की भी होगी, और बिल्कुल दिमाग खुलेगा जेई एडवांस के लिए भी। ये सब फंडे आपके क्लियर होने चाहिए। उम्मीद है ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। अब देखिए इसमें जो एनसीईआरटी में दिया है ये π/2 जो नीचे आ रहा है उसको और सिंप्लीफिकेशन कर दिया है, तो आप चाहें तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को, तो बन जाएगी 2x प्लस 4y, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा 3π इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन बनेगी आपकी ये। इसकी बात करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 2x प्लस 4y और इज इक्वल टू π। ये इक्वेशन आप इस तरह से सिंप्लीफाइड वर्जन में दे सकते हैं, एनसीईआरटी में ऐसा आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों आंसर्स आपके हो गए, 2x प्लस 4y माइनस π इज इक्वल टू 0। ये आपका बुक से बिल्कुल मैच कर रहा है आंसर, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो बच्चों हम लोग अगला एग्जाम्पल लगाते हैं और ये एग्जाम्पल नंबर होगा 47। तो 47 देखते हैं क्या है। फाइंड इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय, ये फंक्शन दिया है, ये किन इंटरवल्स में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किन इंटरवल्स में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये निकालना है। तो हम लोग का तरीका क्या था, पहले f' निकालते थे और उससे पता करते थे हम लोग कि सिचुएशन क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं और उनके बीच में पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो सबसे पहले f' निकालो, थ्योरी हमने पढ़ी रखी है, इसको डिफरेंशिएट किया तो आ जाएगा 4 3/10 इंटू 4 x क्यूब, यहाँ आ जाएगा -4/5 इंटू 3x², यहाँ आ जाएगा -6x, यहाँ आ जाएगा 36/5 और वो कांस्टेंट इसलिए 0 हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू बनती है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें आप क्या करिए, ये देखिए ये तो 2 से कट ही रहा है, तो 2 2 जा 4 2 5 जा 10, नीचे 5 5 आ रहा है तो 5 आ जाएगा कॉमन, और ऊपर से लग रहा है 6 भी आ जाएगा कॉमन। तो इस f' में व्हाट विल डू, 6/5 को ले लो कॉमन बेटा, तो यहाँ बचा x³, यहाँ बचा 5 कॉमन था और -2x² आ गया, 12 है ना, 6 कॉमन जा चुका है, और यहाँ आ गया -6x था, तो 5 आपने 6/5 कॉमन लिया तो आ जाएगा -5x, और यहाँ आ गया 36/5 यानी 6/5 जा चुका है तो +6। ये हमारा देखिए एक्सप्रेशन बना क्यूबिक का। अब इसके देखिए फैक्टर भी होंगे, फैक्टर भी करते हैं हम लोग, तो इसका हम लोग फैक्टर करते हैं तो ये हो गया 6/5। अब साफ तौर पे यहाँ पर देखिए 1 अगर पुट कर दें तो 1 पुट कर देंगे तो 1 और +6 7 हो जाएगा, और माइनस में आ जाएगा -7 तो 0, तो x इज इक्वल टू 1 पर ये एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, तो x -1 इसका फैक्टर है। तो लिखने का तरीका जैसा मैं प्रोडक्ट करके करता हूँ वैसा करता हूँ, उससे जल्दी हो जाता है, वरना लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा। आप फैक्टर करना जानते हैं कर लीजिएगा। 6/5 को तो यहाँ लिख ही देते हैं, और देखिए कैसे मैचिंग करते हैं। x -5 इसका फैक्टर था, 3 बार लिख लिया। अब यहाँ x³ लाना है तो मैं x² से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आ जाएगा x³ -x²। ये देखिए आ गया एक्सप्रेशन इससे मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पर -2x² चाहिए था, जिसका -x² मिल चुका है, एक और चाहिए तो -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -x से करेंगे तो एक -x² और मिल जाएगा और +x आ जाएगा, ठीक है। ये एडजस्ट हो गया 2x²। अब यहाँ -5x चाहिए और एक x एक्स्ट्रा है तो -6 चाहिए हमको, तो यहाँ पर आप -6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी -6x और +6। देखिए ऊपर वाला सेट हो गया, यानी ऊपर वाला एक्सप्रेशन सेम है। अब फैक्टर निकाला यहाँ पर 6/5, x -5 कॉमन ले लो, और अंदर क्या बचा x² -x -6,
इस तरीके से करते हैं। एक्चुअली वो लॉन्ग डिवीजन मेथड का ये उल्टा प्रोडक्ट मेथड है। तो आप किसी भी तरीके से फैक्टर कीजिए, भी इसका फैक्टर होना बचा है, आगे भी करते हैं, क्योंकि फैक्टर जब तक नहीं होगा पॉइंट्स निकालने में दिक्कत आएगी। तो ये रहा अपना 6/5 x - 1 और बाजू में यहाँ पर -1 है, तो 3 और 2 इसके फैक्टर हो सकते हैं। तो लिखिए x² - 3x + 2x - 6। अभी मैं करके दिखा रहा हूँ ना, ये डायरेक्ट लिख देते, इतना तो आप कर ही लेंगे। यहाँ पर ले लीजिए कॉमन, x कॉमन, तो आ गया x - 3, यहाँ पर 2 कॉमन, x - 3, फिर से फैक्टर लेके चल पड़े आगे 6/5। अब आपको दिख गया होगा, यहाँ पर आ जाएगा x - 3, यहाँ पे आ जाएगा x + 2। ये किसकी वैल्यू है? f' की। अब जैसा हम लोगों ने पढ़ाई की है, समझा है, कहाँ कहाँ ये वैल्यू 0 होगी वो पॉइंट निकाल लेते हैं। तो आपको साफ तौर पे दिख रहा है कि अगर 0 बराबर डालेंगे तो x बराबर 1 पर, 3 पर और -2 पर ये वैल्यूज 0 होल्ड करती दिख रही हैं। अब नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे बेटा, सबसे छोटा वाला -2 इधर रख लेते हैं, उससे बड़ा 1 यहाँ कहीं डाल देते हैं, फिर ये 3 यहाँ कहीं लिख देते हैं, +∞ इधर और -∞ इधर। अब इस तरीके से आप इसके इंटरवल बनाते थे, जो बाकी सवाल मैंने करवाए थे, ऐसे एक लूप्स बना लीजिए समझने के लिए। अभी लीनियर, क्योंकि इसके फैक्टर्स हैं, इसलिए आपको मैंने बताया था कि एक्सट्रीम राइट में जाइए और 3 से बड़ी कोई वैल्यू, सपोज करिए 4 इसमें पुट कर दीजिए। 4 पुट करेंगे तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब उसके बाद लीनियर जब फैक्टर होते हैं तो अल्टरनेटिवली आप साइन बदल दीजिए, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस। देखने की भी जरूरत नहीं है, हो गया ये प्लस माइनस ढूंढ निकाला आपने। और अगर आप देखना चाहें तो जब 1 और 3 के बीच में कोई वैल्यू लेते हैं, सपोज करिए 2, इसको करने का प्रॉपर मेथड मैंने एक्सरसाइज में आपको बताया है। 1 से 3 के बीच कोई वैल्यू लेते हैं, सपोज करिए 2 लेंगे तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा। इस तरह ये साइन बदलते चले जाएंगे। अब आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं, जिसमें f' पॉजिटिव है, जिसमें f' हमारा ग्रेटर देन 0 है, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और जिसमें f' लेस देन 0 है, वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस में हो गया? इस वाले में देखो तो इसमें हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0 है। ये इंटरवल क्या है? 3, ओपन इंटरवल। इसके बाद दूसरे में आ जाओ, निगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये इंटरवल क्या हो जाएगा? 1, 3। ये इंटरवल क्या हो जाएगा? -2, 1। ये क्या हो जाएगा? -∞ से -2। इन इंटरवल्स में साफ तौर पे आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। और देखिए कैसे ये सवाल हो गया। तो उम्मीद है ये सवाल समझ पाए होंगे। ये साइंस लेना, ये काम करने का तरीका मैंने एक्सरसाइज पे बिल्कुल आराम से एक्सप्लेन किया है, जैसे कोई भी बात छूटे ना। उम्मीद करते हैं ये कर पाने में ये तरीका आपको ज़्यादा आसान लग रहा होगा और आसानी से कर पाएंगे सवाल। चलिए अगला सवाल करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग अगला एग्जाम्पल लगाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 48 बोलता है, शो दैट द फंक्शन f गिवन बाई, ये फंक्शन दिया हुआ है और x इज ग्रेटर देन 0 इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0,π/4 के ओपन इंटरवल में। ये दिखाना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब f' हमें ये दिखाना है इस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 है। समझ पा रहे हो ना? f' हमें क्या दिखाना है? ग्रेटर देन 0 इस इंटरवल के लिए, और ये दिखा देंगे तो साबित हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। तो f' के लिए पहले f' निकालो, तो f' निकाला, इसको डिफरेंशिएट किया। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे देखिए तो चैन रूल लगा दो, तो ये हो गया sin x प्लस cos x tan इनवर्स sin x प्लस cos x, और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो d/dx sin x प्लस cos x। आप कर लेंगे डिफरेंशिएट, उम्मीद करते हैं। अब ये आ जाएगा f' क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा tan इनवर्स x हो गया, तो 1 tan इनवर्स x का क्या होता है फॉर्मूला? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया 1/1 प्लस, और x पूरा था यहाँ पर, तो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करिए साहब। sin x का हो जाएगा cos x, और cos x का हो जाएगा माइनस sin x। ये डिफरेंशिएट कर दिया आपने। अभी नीचे जो वैल्यू है इसको ओपन कर दीजिए आप।
थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में हम लोग जाते हैं, तो ये ऊपर आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, नीचे आ जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये देखिए ये लिख दिया आपने। अब यहाँ पे क्लियर कट तरीके से देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होती है, वैल्यू 1, और ये क्या मिल जाती है, ये क्या हो जाती है साइन 2x के बराबर मिलती है ना। तो ये एक्सप्रेशन हमारा क्या बन गया, देखिए मैं यहां लिखता हूं, तो f डैश एक्स हमारा क्या आता हुआ दिख रहा है, ये आ रहा है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस 1 मिलके हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा साइन 2x, क्योंकि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है साइन 2x। ये एक्सप्रेशन मिल गया। देखिए ये काफी सिंप्लीफाइड सा लग रहा है। अब देखिए 0 टू पाई बाई 4 में जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव इन नेचर है। क्यों ऐसा है, देखिए x की वैल्यू दे रखी है 0 टू पाई बाई 4 ओपन इंटरवल, ऐसे लिख लिया। अब ये साइन 2x है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों तरफ, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे 2 कोई फर्क नहीं है, ये हो जाएगा 2x, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2, यानी 2x हमारा पहले क्वाड्रेंट में है, 0 और 90 के बीच है ना, और 0 और 90 के बीच में अब हमारा साइन यहीं पर अगर दिखाना चाहो तो दिखा दो, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो वर्किंग तीनों तरफ साइन ले लो, यहां तो ले ही सकते हो, पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं सब ना, तो ये साइन 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2x और साइन पाई बाई 2 का मतलब होता है 1। अब तीनों तरफ आप क्या करो, 2 जोड़ दो, 2 जोड़ दिया आपने, 2 प्लस साइन 2x और यहां आ गया 2 प्लस 1 3। ये देखिए ये वैल्यू क्या है, 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में। और आप कह भी सकते थे, अगर ऐसे समझ लीजिए तो ऐसी भी अच्छी बात है, वरना यहां पर साफ तौर पे देखिए दिख ही रहा था यहां पर कि हमारा 2x पहले क्वाड्रेंट में है, 2x पहले क्वाड्रेंट में है, पहले क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव, क्या सभी पॉजिटिव होते हैं, ये पॉजिटिव क्वांटिटी 2 पॉजिटिव क्वांटिटी, तो नीचे वाली पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इसके साइन को डिसाइड करने में डिनोमिनेटर का कोई रोल नहीं है, केवल न्यूमिनेटर रोल प्ले करेगा। मतलब अगर हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करना है f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो हमारा cos x माइनस साइन x अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो ये हम कह देंगे, क्योंकि नीचे वाला तो पॉजिटिव था ही। बहुत अच्छी बात। यहां आ जाओ तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos x इज ग्रेटर देन साइन x। ठीक है, दोनों तरफ अब इसको मैं पलट के लिखता हूं, 10 में ज्यादा कंफर्टेबल हम लोग रहते हैं, तो साइन x लिख दो इज लेस देन cos x, cos x से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, cos x क्योंकि पॉजिटिव ही है 0 टू पाई बाई 4 में, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। आप आ जाएगा 10x इज लेस देन 1, देखिए आ गया ना cos x से डिवाइड करके। तो अगर 10x लेस देन 1 है तो ये हमारा पॉजिटिव इन नेचर होगा। देखिए अगर ग्रेटर देन के मतलब से क्या हुआ कि 10x लेस देन 1 होना चाहिए, और हम जानते ही हैं कि 0 से लेकर पाई बाई 4 के बीच में, अगर x हमारा 0 से पाई बाई 4 के बीच में है तो 10x तो लेस देन 1 आएगा ही आएगा, तीनों तरफ 10 ले लो चाहो तो ये क्या होगा, एंगल 0 से पाई बाई 4 में है तो 10 पाई बाई 4 की जो वैल्यू 10x की जो वैल्यू होगी इस समय वो हमेशा लेस देन 1 होगी, यानी ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। आप समझ पा रहे होंगे। और अगर ये साइन ना लगाओ शुरू में जो लगाया था, तो आप क्या लिख सकते हैं एक्सप्रेशन निकालने के लिए यहां पर कि ये आप करते चले आएंगे। देखिए cos x अपॉन cos x माइनस साइन एक्स को एक्सप्रेशन देखने के लिए, तो एक्सप्रेशन देखने के लिए जो रिजल्ट आपने ऐसे ही कर लीजिए, जो रिजल्ट आपने निकाला है उस रिजल्ट से आ रहा है कि 10x की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, और लेस देन 1 0 टू पाई बाई 4 में है। एंगल 0 टू पाई बाई 4 अगर आप जे के जाते हैं, 0 से चलते हैं पाई बाई 4 तक, तो इसमें हमारी 10x की वैल्यू लेस देन 1 मिलेगी, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10x हमारा, और यहाँ पर हमेशा 1 से कम मिलेगा, यानी हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ये प्रूव हो जाता है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 48 हम कर सकते हैं। तो बच्चों चलिए हम लोग अगला सवाल लगाते हैं, और एग्जाम्पल नंबर 49 है। देखिए क्या बोलता है ये, ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस, मैं थोड़ा सा डायग्राम भी बना देता हूँ, अच्छा समझ में आएगा। एक सर्कुलर डिस्क है अपने पास जिसका कि रेडियस
3 सेंटीमीटर है, इसका आर है अपना 3 सेंटीमीटर है, इज बीइंग हीटेड, उसको गर्म किया जाता है, ड्यू टू एक्सपेंशन इट्स रेडियस इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड का साफ मतलब है कि ये dr/dt दे रहा है और इसकी वैल्यू दे रखी है 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से उसका रेडियस बढ़ता है। फाइंड द रेट एट विच, हमें वो रेट पता करना है इसकी एरिया का। इट्स एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 3.2 सेंटीमीटर। हमको निकालना है dA/dt जब हमारा रेडियस की वैल्यू 3.2 सेंटीमीटर हो, ये हमें फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान सी बात है, अगर हमें रेडियस पता होता है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट किसको कर देता हूँ, टी की रिस्पेक्ट में, तो ये कर दो dA/dt, इसको टी की रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा 2 पाई आर इंटू dr/dt। ठीक, अब dr/dt दे रखा है आपने को और ये दे रखा है आर हमारा 3.2 सेंटीमीटर, तो बताओ, तो एट यहां लिख सकते हो आप dA/dt r इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर पर हमारी वैल्यू क्या होगी, 2 पाई आर की जगह आ गया 3.2 सेंटीमीटर और dr/dt है हमारा 0.05 और ये हमारा आंसर आ गया साहब। अब इसको आप मल्टीप्लाई वगैरह कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.4 आ जाएगा, 0.05 साथ में पाई रखते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 4 20 का 0 2 और 6 5 13 यानी 32, 1 2 3 1 2 3, तो ये वैल्यू आ जाती है 0.32 पाई। और इसका आप अगर लिखना चाहें यूनिट तो एरिया है, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम है सेकंड के हिसाब से। इस रेट के हिसाब से एरिया हमारा पॉजिटिव इन नेचर है तो बढ़ रहा होगा। तो ये आंसर इस तरह आप निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों अगला एग्जांपल लगाते हैं, एग्जांपल नंबर 50। तो ये 50 नंबर का एग्जांपल क्या बोलता है, एन ओपन टॉप्ड बॉक्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय रिमूविंग इक्वल स्क्वायर्स फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए 3 मीटर बाई 8 मीटर रेक्टेंगुलर शीट। एक रेक्टेंगुलर देखिए शीट है और उसकी डायमेंशन उन्होंने दे रखी है 3/8, 3 मीटर बाई 8 मीटर। तो इसको 8 मीटर में पकड़ लेते हैं हम लोग, इसको 3 मीटर लिख देते हैं। रेक्टेंगुलर शीट 3/8 बना दिया ऐसे, ठीक है। अब इसके कॉर्नर्स को कट करके निकालेंगे जिससे हम इसको बॉक्स, मिठाई का डब्बा देखा है आपने, तो मिठाई का डब्बा बनाना है, बस इसका टॉप नहीं चाहिए, नीचे वाला केवल हिस्सा चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में भी थे, वहां हम लोगों ने किए हैं। तो कॉर्नर्स मान लीजिए ऐसे काटेंगे आप, ये देखिए ये कॉर्नर कट गया आपका और इधर से ये कॉर्नर, स्क्वायर कॉर्नर आपने काटा, ऐसे ही इधर पकड़ लेते हैं हम लोग बेटा और ऐसे मिलाइए। देखिए आपको डायग्राम समझ में आ जाएगा। ऐसे सवाल हम लोग कर चुके हैं। तो ये कॉर्नर कट करेंगे, ये कॉर्नर कट करेंगे, ये कॉर्नर कट करेंगे, ये कॉर्नर कट करेंगे और उसके बाद ये जो फ्लैप्स बचेंगे इसको आप ऐसे और ऐसे फोल्ड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बॉक्स बन जाएगा। यही आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है और ये शीट है एल्युमिनियम की, उससे बनाना है फोल्डिंग। अब ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सब बॉक्स। इसका जो वॉल्यूम है हमको ऐसी कटिंग करनी है ये स्क्वायर्स की कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम आए। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो स्क्वायर काट के निकाल रहे हैं हम लोग उसके डायमेंशन x है, क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए सब x x होते चले जाएंगे। आप देख रहे हैं ना सारे, तो ये सारे x हो जाएंगे, उसमें कोई भी सोचने समझने की बात नहीं, फर्स्ट क्लास। अब वॉल्यूम निकालने की बारी आएगी। देखिए तो वॉल्यूम में जो बॉटम आएगा तो बॉटम का हिस्सा तो यही बचेगा ना आपका, क्योंकि बाकी तो फ्लैप है, आप मोड़ देंगे। तो ये जो बॉटम होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये टोटल थी 8, 8 में से x x 2x घटाया तो इसकी लेंथ क्या हो गई 8 माइनस 2x। इसकी ब्रेथ क्या हो गई, चौड़ाई 3 मीटर था, x और x चला गया 3 माइनस 2x। और इसकी हाइट क्या हो गई, हाइट में जब जो ये फ्लैप मोड़ रहे हैं वही तो हाइट में आएगा विच इज x, तो हाइट इज x x। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या हो गया, आगे कर लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला LBH आप जानते ही हैं, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को लिख सकते हैं LBH और 3 इंटू
3 माइनस 2x, तीनों को कर दिया हम लोगों ने मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो गया आपका सीधे वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। अब इसको मैक्सिमम मिनिमा लगाना है हम लोगों को, तो मैक्सिमम मिनिमा लगाने के लिए आप इस तरह से भी डिफरेंशिएट करेंगे, dv अपॉन dx इक्वल टू 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे और उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे देखेंगे किसमें मैक्सिमम मिनिमा है, सेकंड डेरिवेटिव भी देखना पड़ सकता है। अब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 है मल्टीप्लाई ना, तो बेटर क्या है कि इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर और फिर निकालो तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं साहब, देखिए x से किया तो आ गया 3x माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ किया 8 माइनस 2x, फिर से कर दो तो 3x का इससे किया तो आ गया 24x, 3x का इससे किया तो 3 2 जा 6x स्क्वायर आ गया, और माइनस 2x स्क्वायर को 8 से किया तो माइनस 16x स्क्वायर, माइनस का माइनस से किया तो प्लस 4x क्यूब। ये हमारा v बन रहा है, अरेंज नहीं है प्रॉपर, अभी डिफरेंशिएट करके अरेंज कर लेंगे। अब ये आप dv बाई dx निकाल लो, सीधे डिफरेंशिएट कर दोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 24, इसकी आ जाएगी 12x, इसकी आ जाएगी 32x और इसकी आ जाएगी, ये तो आप पहले ही जोड़ सकते थे, जोड़ ही लेते हैं हम लोग, काहे को नेक्स्ट स्टेप पे जाएं, तो इसको अरेंज करके सम भी कर लेते हैं हम लोग, लगे आप। तो ये v हो गया हमारा कितना, ये 4x क्यूब पहले लिख लो, स्क्वायर वाला 16 और 6 22, माइनस 22x स्क्वायर इधर हो गया और प्लस 24x ये हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग dv अपॉन dx में, तो आ जाएगा 24x स्क्वायर, 24 नहीं 4 3 12 है, तो 12x स्क्वायर माइनस 44x प्लस 24, ये वैल्यू देखिए यहाँ पर आ गई। और इसको देख के ऐसा लग रहा है कि 4 कॉमन आ जा रहा है, तो इसको लिख लीजिए 4 ले लीजिए कॉमन, और 3x स्क्वायर बचा, 11x बचा और 6 4 जा 24 बचा, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब इसमें ये देखना है कि इसके फैक्टर हो जाएं जिससे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकें। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स जो मैक्सिमम मिनिमम में हम लोग करते थे, तो dv अपॉन dx को 0 के बराबर इक्वल कर देते थे, इसको भी 0 के बराबर कर दो, तो कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4 का तो कोई मतलब नहीं रहा, 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या, तो 6 3 जा 18 आ रहा है, तो 18 का इस तरीके से अरेंज करें कि 11 बन जाए, तो 6 और 3 नहीं बन रहा है, 18 के लिए 9 और 2 बना लीजिए, तो 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 3x कॉमन ले लो, तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लो, x माइनस 3, वैल्यू हो गई 3x माइनस 2 और ये वैल्यू हो गई x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या पॉइंट निकले, x इज इक्वल टू निकला 2/3 या दूसरा पॉइंट निकला 3। ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे निकल के आए हैं। अब हम लोग सेकंड डेरिवेटिव इसका निकाल लेते हैं इसी का, और देखते हैं किन पॉइंट्स के लिए मैक्सिमम मिनिमम मिलने वाला है। तो सेकंड डेरिवेटिव हमने निकाला और सेकंड डेरिवेटिव के हिसाब से वैल्यू आ जाती है 24x, ये आ जाएगी माइनस 44, और ये बाकी बातें छोड़ दीजिए, को तो कांस्टेंट था वो चला गया। अब x की वैल्यू अगर डालते हैं 2/3, इसमें अगर मैं डालता हूं x की वैल्यू 2/3, तो 24 इंटू 2/3 माइनस आ जाएगा 8 2 जा 16 माइनस 44 विच इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 पे इस पे मिलेगा हमें मैक्सिमा, है ना। मिनिमा के लिए आ जाओ, इसके लिए देखने चेक करना चाहो तो किस पे भी तो कहीं मिनिमा नहीं मिल रहा है, मैक्सिमा नहीं मिल रहा है, x इज इक्वल टू 3 नहीं मिल रहा है, क्योंकि 24 इंटू 3 रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 का 2 72 माइनस 44 विच इज ग्रेटर देन 0, दैट इज मिनिमा। ठीक, तो ये मैक्सिमम के लिए x बराबर 2/3 हमको चाहिए, इसी पर वॉल्यूम मैक्सिमम मिलेगा। तो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन ये था, इसमें हम लोग v में x की वैल्यू 2/3 पुट कर देंगे, तो 2/3 डाल दो, 3 माइनस 2 इंटू 2/3, फिर तीसरा ही आ जाओ,
और 8 माइनस 2 इंटू 2/3। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यही हमारा हाईएस्ट या लार्जेस्ट वॉल्यूम मिलेगा। तो ये हो गया 2/3, इसका एलसीएम 3 ले लेंगे तो आ जाएगा 9 माइनस 4, इसका एलसीएम 3 ले लेंगे तो आ जाएगा 24 माइनस 4। फिर आगे बढ़ जाओ, v इजकल टू 2/3 तो लिखा ही हुआ है, दिस विच इज 27। ऊपर वैल्यू आ जाओ, 9 में से 4 गया 5 आ गया, 24 में 4 गया 20 आ गया। ठीक है, तो 20 इंटू 5 100 इंटू 2 200, तो 200/27। यूनिट क्या चल रही थी? मीटर। तो ये वॉल्यूम का हो गया मीटर क्यूब, और ये आपका आंसर आ गया, दिस इज द लार्जेस्ट वॉल्यूम। और लार्जेस्ट वॉल्यूम कब? जब आप x को 2/3 के फॉर्म से कट करें। आपके पास ऐसी अगर शीट है और ये आप चाहते हैं तो देखिए इसका एप्लीकेशन कितना बढ़िया है। आप ये डिजाइन कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं कि x कितना लेके काटे कि उसमें बहुत बड़ी कैपेसिटी बन जाए, मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी हो, और इस तरीके से सवाल कर सकते हैं कि x की वैल्यू 2/3 डालेंगे इस शीट में तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा 200/27 मीटर क्यूब, यानी लार्जेस्ट वॉल्यूम। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ये अच्छे से सीख पाए होंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग 51 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल लिखा है, मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स आइटम्स। एक मैन्युफैक्चरर एक्स आइटम्स को 5 माइनस x/100 की प्राइस में बेच सकता है। ईच, एक का प्राइस इतना है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स, जो एक्स आइटम्स का कॉस्ट प्राइस है वो दिस वन है। फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स, यानी एक्स वो कितना बेचे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, ये पता करना है। तो प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो P इज अ फंक्शन ऑफ x। सेलिंग प्राइस लेते हैं, ये सेलिंग प्राइस एक आइटम का था, x आइटम उसने उसको बेचे, तो x इंटू 5 माइनस एक्स अपॉन 100। सेलिंग प्राइस ऑफ टोटल x आइटम्स इतना आ गया, एक का नहीं टोटल का, माइनस कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी x आइटम्स का इतना दे रखा है, x/5 प्लस 500। ये देखिए एक फंक्शन px फंक्शन आ गया है, इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं अभी हम लोग, और इसी का मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। तो px इज इक्वल टू 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस x/5 माइनस 500। कुछ वैल्यू अगर कटेगी तो काट लेंगे, और नहीं कटेगी तो उसको ऐसे ही लिखे चलना होगा हम लोग को। ठीक है साहब, अब आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 100, इसके और इसको रीएडजस्ट कर देंगे एलसीएम लेके। तो 5 5 जो 25 में से एक एक्स गया तो 24 बचा, तो वो भी पॉजिटिव का 24 बचा, आप समझ पा रहे होंगे। तो प्लस 24x अपॉन 5 माइनस 500। ये p की वैल्यू आ गई, जगह उधर काफ़ी है तो हम लोग इधर ही कर लेते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो dpx अपॉन dx, और ये वैल्यू कितनी आ गई देखिए, माइनस 2x अपॉन 100। अगली कितनी आ गई, प्लस 24 अपॉन 5, कॉन्स्टेंट का तो 0। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम लोग हमेशा इसको 0 करते थे, dpx अपॉन dx को, इसको 0 पुट करेंगे तो माइनस 2x अपॉन 100 एंड इक्वल कर दीजिए 24 अपॉन 5। इसको 0 के बराबर पुट किया तो एक साइड ले जाओगे तो 2x अपॉन 100, एक साइड 24/5। ठीक है, अब आप यही कैंसिलेशन कर दीजिए, 5 22 से काट दीजिए, यहाँ 10 और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240। ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। सेकंड डेरिवेटिव निकाल के चेक कर लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो, डी स्क्वायर पी एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिए सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो आ गया -2 अपॉन 100 विच इज लेस देन 0, और लेस देन 0 पे हमें पता है कि हमेशा हमारा मैक्सिमा होता था, और ये इसमें कांस्टेंट टर्म है तो x के लिए कुछ भी हो ये क्या देगा, मिनिमा ही देगा। तो इसके लिए भी हमारी वैल्यू मिनिमा मिलेगी, मैक्सिमा मिलेगी। तो मैक्सिमा मिली तो जो प्रॉफिट फंक्शन था उसमें x बराबर 240 पुट कर दीजिए, मैक्सिमम प्रॉफिट निकल आएगा, ये जो वैल्यू लिखी है। अब यहाँ पर P 240 डाल दीजिए। नंबर ऑफ आइटम्स पूछा था, मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा ही नहीं था, तो x हमारा आंसर आ गया। देखिए ये आंसर हो गया 240, क्योंकि पूछा है नंबर ऑफ आइटम्स कितने बेचे मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना ये नहीं पूछा है। तो x की बराबर 240 आइटम्स उसको बेचने पड़ेंगे, मैक्सिमम
प्रॉफिट कमाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि जो एग्जांपल्स मैंने पूरे लगवाए हैं शांति से समझा के, ये आपकी बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कराएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट।